चूँकि जब मैंने शुरू किया, मेरा सफ़र 2018 में शुरू हुआ ऑडिट एंड अकाउंट्स के लिए, तो उस टाइम में मेरा जो बेटा था वो 1 साल उसका कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम में जब मैंने शुरू किया। तो उस टाइम में शायद उतना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाना या वहाँ जाकर पढ़ना, मैंने एक जगह पे अपना एडमिशन भी करवाया था, लेकिन एक तो मैं ऑलरेडी वर्किंग वुमेन थी, स्कूल था, फैमिली थे, बच्चा था, तो इसलिए मेरे लिए नामुमकिन हो गया कि मैं जाके पढ़ सकूं। तो बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा सेल्फ स्टडी, एंड सेल्फ स्टडी के लिए मोबाइल मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। मुझे जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुआ, मुझे मोबाइल से ही हेल्प मिली। तो इसलिए हम लोग, ये हमारे ऊपर है कि हम चीज़ों को किस तरह से यूज़ करें। तो पापा मुझे एक दिन पहले ही बोले थे कि एडमिट कार्ड वगैरह देकर कि तुम एग्ज़ाम के लिए टाइम पे पहुंच जाना। तो मैं बोली कि अरे अभी तो टाइम है। तो बोले नहीं तुम बस इसको रख लो और टाइम पे पहुंच जाना। तो समझ में हम लोगों को नहीं आया, हम लोग ने आराम से लिया और रख लिया। और उसके ठीक सेकेंड डे पापा को रात में स्ट्रोक हो गया सडनली। बाहर से खबर आते हैं कि उनका डेथ हो गया। सेकेंड डे जोहर बाद उनकी मिट्टी के बाद हम लोग, मैं अलग रो रही हूँ, मम्मी अलग रो रही है। मम्मी सडनली उठ के आती है, बोलती है बाबू जाओ तैयारी करो, एग्जाम देने जाना है। तब डेथ के सेकंड डेथ रात में डेथ हुई, तो नेक्स्ट डे जोहर में मिट्टी होगी उसी शाम में। अच्छा। उस वक्त हमारा सिचुएशन बहुत ख़राब था, क्योंकि मम्मी और मैं अकेली थी, यहाँ हमारा कोई नहीं था। मामू लोग बहुत दूर जगह रहते थे, या और भी लोग, सब फैमिली सब दूर थे। बिलगछा में हम लोग 2 ही अकेले थे जी। जब मेरी शादी हुई तो मैं एमकॉम के फर्स्ट ईयर में थी, और शादी हुई चूँकि मैंने बताया कि मम्मी और मैं अकेले थे, तो मम्मी को शायद लगा यही बेस्ट अभी टाइम है जो शादी करा देनी चाहिए। मेरे ससुर गुलाम जिलानी साहब, आप जानते हैं उनको, बहुत ही प्रोग्रेसिव इंसान हैं। वो जब आए, मम्मी को अप्रोच किया, उनकी प्रोग्रेसिव बातें सुन के मम्मी को श्योर था कि चलो कुछ हो ना हो मेरी बेटी को पढ़ने में ये ज़रूर हेल्प करेंगे। उन्होंने ये वादा भी किया था कि हम पढ़ाएंगे आपके बच्चे को। जब शादी हुई तो मैंने सेकेंड ईयर पढ़ा और एग्ज़ाम भी वहीं से दिया। वो इतने ज़्यादा मेरे साथ सपोर्टिव थे कि जब ट्यूशन जाने का टाइम होता था तो वो बोलते थे जाओ बेटी तुम जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ हेल्प कर रहा हूँ किचन में। तो उनका सोच ये था, इतने ही प्रोग्रेसिव उन लोग हैं। मेरे इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको कि ये ऑडिट एंड वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट्स एग्ज़ाम ये दिया मैंने मेरे हस्बैंड के वजह से। अच्छा। मैं अपने आप को बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट मैं थी, तो मैंने बोला कि मैं ये कर नहीं पाऊंगी। वो सडनली किसी का रिजल्ट निकला था, तो वो आके बोले कि अरे मेरा एक फ्रेंड है, मुझे बोला कि तुम अपनी वाइफ को क्यों नहीं बोलते, वो पढ़ने में अच्छी है, कर सकती है। तो ये सब बात मत बोलिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो बोले अरे कर रही है ना। वो मेरे पीछे शायद 1 महीना लगे हुए थे। अच्छा। कि ये वाला एग्जाम में आप बैठिए। बोले मैं कर ही नहीं पाऊंगी, आप लोग इतना एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। और मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने इस चीज को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या रैंक क्या था? जी मेरा रैंक 3rd था। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि आइए हम अपने आज का बलिदान देते हैं ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। जी हाँ, एक ऐसी कहानी के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और स्वागत करते हैं आपका बिहाइंड द स्टोरी के पहले एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। आज जिस महिला से, यानी आज के इस पहले एपिसोड में जिस महिला से हम बात करेंगे उनका नाम शगुफ्ता सिद्दीकी है, जो कि एक बेटी हैं, एक बीवी हैं और एक माँ भी हैं, और इन सब के अलावा वो एक एडिशनल ट्रेजरी ऑफिसर भी हैं। जी हाँ, उनकी कहानी और उनकी जर्नी हम उनसे जानेंगे, और उनकी कहानी कितनी इंस्पायरिंग है ये तो उनसे सुनकर ही पता लगेगा। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो खबरी लाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहाइंड द स्टोरी के पहले एपिसोड में। थैंक यू। हाँ, तो सवाल ये है, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका जो जर्नी था टीचर से लेकर ऑफिसर तक का, कैसे देखती हैं अपनी इस जर्नी को? मेरा जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह, आज सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगी। अल्लाह ताला ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। मेरा जर्नी जितना इजी रहा उतना ही मुश्किल रहा। अच्छा। लेकिन एज टीचर मुझे जितना सेटिस्फैक्शन था, आज एज एन ऑफिसर मुझे उतनी ही सेटिस्फैक्शन है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि पहले मुझे एज टीचर वो नहीं फील होता था कि मैं उस टाइम में भी अपने आप को मैं बहुत अच्छे मुकाम पे महसूस करती थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे परिवार के साथ साथ मैं भी बहुत अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ। अच्छा, देखा जाता है कि आज का टेक्नोलॉजी का दौर है, और बच्चे जो हैं
फ़ोन्स का आदी हो जाते हैं, या फिर कई बार ये भी होता है कि वो किसी और लाइन पे चले जाते हैं। जी। इन सब के बावजूद आपने एक सफ़र तय किया है अपनी कामयाबी का, कैसे किया आपने? क्योंकि वो उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, जो आज के वक्त में मोबाइल के आदी हो जाते हैं या फिर किसी और रास्ते पे चले जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि हर चीज़ का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक मोबाइल है, हम लोग, आप जैसा कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को हम लोग किस तरह से एडवांटेजियस वे में यूज़ कर सकते हैं, ये हमें देखना है। जैसे कि एक मोबाइल, आज आप ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट्स का अगर सक्सेस स्टोरी देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि मोबाइल एक बहुत बड़ा उन लोगों की ज़िंदगी में एक हेल्पफुल डिवाइस रहा है। मैं खुद, चूँकि मैंने शुरू किया तो मैंने पूरा सेल्फ स्टडी के साथ किया था, तो मैं जानती हूँ कि ये मोबाइल कितना ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा। आज यूट्यूब में हज़ारों एजुकेशनल चैनल्स हैं, मुझे जो टॉपिक पढ़ना है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ना है, वो मैं मोबाइल में सर्च करती थी, पढ़ती थी, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। मतलब आपके स्टडी में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हेल्प किया? काफ़ी हद तक। अच्छा। चूँकि जब मैंने शुरू किया, मेरा सफ़र 2018 में शुरू हुआ ऑडिट एंड अकाउंट्स के लिए, तो उस टाइम में मेरा जो बेटा था वो 1 साल उसका कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम में, जब मैंने शुरू किया। तो उस टाइम में शायद उतना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाना या वहाँ जाकर पढ़ना, मैंने एक जगह पे अपना एडमिशन भी करवाया था, लेकिन एक तो मैं ऑलरेडी वर्किंग वुमेन थी, स्कूल था, फैमिली थे, बच्चा था, तो इसलिए मेरे लिए नामुमकिन हो गया कि मैं जाके पढ़ सकूं। तो बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा, सेल्फ स्टडी। एंड सेल्फ स्टडी के लिए मोबाइल मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। मुझे जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुआ, मुझे मोबाइल से ही हेल्प मिली। तो इसलिए ये हमारे ऊपर है कि हम चीज़ों को किस तरह से यूज़ करें। अगर हम चाहें तो इसको अपने काम में लगाएंगे तो इंशाअल्लाह सक्सेस मिलेगी। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि जब आपने इस सफ़र को शुरू किया उस वक्त आपकी शादी भी हो चुकी थी, 1 साल का बेटा भी था, 1 साल से कुछ कम का बेटा भी था जी। तो शादी के बाद कई बार ये भी देखा जाता है कि बहुत सारी लड़कियां अपने गोल को छोड़ देती हैं। वो जो बनना चाहती है शादी से पहले वो बन नहीं पाती हैं, क्योंकि शादी के बाद एक औरत पर एक लड़की पर काफ़ी जिम्मेदारियां आ जाती है। तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये सफ़र और कैसे आपने इस चीज़ को एडजस्ट किया? गोल से हटना अगर आप बोल रहे हैं तो ये मैं बैक टू 2014 बोलूँगी। अच्छा। कि किस तरह से गोल पे लगे रहना और अपने आप को फोकस्ड रखना ज़रूरी है, और एक जीता जागता मिसाल आपके सामने है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। 2014 जब सेकेंड ईयर का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था, उसके ठीक 1 दिन पहले मेरे पापा का डेथ हो गया। अच्छा। जब मैं पढ़ाई कर रही मतलब थी, टीचर का सेकेंड ईयर मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। अच्छा। उस टाइम में सेकेंड ईयर का फाइनल एग्जाम, ठीक है। उसके ठीक 1 रात पहले रात 10 बजे खबर आती है कि पापा का इंतकाल हो गया। उसके सेकेंड डे उनकी मिट्टी थी और इवनिंग में मेरा एग्जाम था। मतलब ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर? ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में, ठीक है, इन 2014। तो वो दौरान उस वक्त किस तरह से मैंने अपने गोल में मैं टिकी रही और उसके वजह से आज मैं यहाँ हूँ, वो वहीं से ही शुरुआत होते हैं। पापा मुझे 1 दिन पहले ही बोले थे कि एडमिट कार्ड वगैरह देकर कि तुम एग्ज़ाम के लिए टाइम पे पहुँच जाना। तो मैं बोली कि अरे अभी तो टाइम है। तो बोले नहीं तुम बस इसको रख लो और टाइम पे पहुँच जाना। तो समझ में हम लोगों को नहीं आया, हम लोग ने आराम से लिया और रख लिया। और उसके ठीक सेकेंड डे पापा को रात में स्ट्रोक हो गया। सडनली बाहर से खबर आते हैं कि उनका डेथ हो गया। हम लोग गए बाहर, वो सब हुआ। सेकेंड डे ज़ोहर बाद उनकी मिट्टी के बाद हम लोग, मैं अलग रो रही हूँ, मम्मी अलग रो रही है। मम्मी सडनली उठ के आती है, बोलती है बाबू जाओ तैयारी करो, एग्ज़ाम देने जाना है। मतलब डेथ के सेकंड डेथ रात में डेथ हुई तो नेक्स्ट डे ज़ोहर में मिट्टी होगी, उसी शाम में एग्ज़ाम है। असर बाद निकलना है, हमारा 4:30 बजे से शायद एग्ज़ाम था। ये तो बहुत मतलब उस वक्त की जो उस वक्त बहुत
हमारा उस वक्त हमारा सिचुएशन बहुत ख़राब था क्योंकि मम्मी और मैं अकेली थी, यहाँ हमारा कोई नहीं था। मामू लोग बहुत दूर जगह रहते थे या और भी लोग से फैमिली सब दूर थे। बेलगछिया में हम लोग दो ही अकेले थे। उस टाइम में मौलाना रोशन ज़मीर रिजवी पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। अभी मेरे लिए वो मामू भी है, चाचू भी है, उनका बहुत साथ रहा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मम्मी और मैं अकेली थी। उस दौरान वो मिट्टी के बाद मम्मी का उठ के आना और बोलना कि नहीं, पापा बोले हैं कि टाइम पे जाना है, मतलब तुमको टाइम पे जाना है, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं सोचना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बात की बात है। लेकिन चूंकि उनका सपना था, उनका यही सपना था कि मेरी बेटी कुछ बने, अपने पैरों पे खड़ी हो। वो कभी नहीं सोचते थे कि हाँ बड़ी होगी शादी कराना है। ये आम बेटियों के पापा की तरह उनका सपना था ही नहीं। वो मुझे कुछ मुकाम पे देखना चाहते मतलब अगर आपके पापा अगर वो शब्द नहीं कहते हैं तो मैं कभी नहीं जाती। और आपकी अम्मी पापा के डेथ के दूसरे दिन अगर आपको फोर्स नहीं तो करती, मैं कभी नहीं। आप खुद सोचिए ना, एक बच्ची जिसका शायद 20 इयर्स भी नहीं हुआ हो और माँ और बाप है, और उसके सर से अगर एक बाप का साया उठ जाए बिल्कुल। तो हमारा तो जिंदगी उस दिन खत्म हो गया था। हम लोग अगले दिन जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था। लेकिन उस दौरान मेरी मम्मी बोली कि तुमको कुछ नहीं सोचना है, तुम बस एग्जाम के बारे में सोचो। और किसी तरह से लोगों ने मुझे पकड़ा, रेडी किया, लेके गए। मैं इस हालत में भी नहीं थी कि मैं खुद से जा सकूं। अच्छा। लेकिन मम्मी ने कहा तुम बस जाओ। वो उस टाइम में बहुत मजबूत होके खड़ी हो गई मेरे सामने कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ, पहले एग्जाम दे के आओ, उसके बाद सोचते हैं कि फिर क्या करना है। और मैं गई, किसी भी सूरत में वाइवा था, एग्जाम दिया। उन लोगों ने हालत देख के तो उन लोगों को समझ में आया कि क्या हुआ है, पूछा। चूंकि मैं ये बहुत कम बच्चे आज के ज़माने में करते हैं, मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, देखती थी, मेरा सब कुछ पहले से प्रिपेयर रहता था। ऐसा नहीं है कि आज एग्जाम है तो मैं आज पेपर खोलूंगी, वो चीज़ नहीं था। मेरा 10 दिन आगे शायद 3 बार रिवीजन हो जाता था। ये मेरा शुरू से ही हैबिट रहा है। रेगुलर मैं स्टडी करने की कायल हूँ आज भी। तो इसलिए मैं रिवीजन ना भी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्या पूछे, मैंने क्या जवाब दिया, मुझे ये भी नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया था। तो फिर वो उस हालत में लोगों ने मुझे पकड़ के घर पे लाया। फिर मेरा 3-4 दिन का शायद गैप था, उसके बाद फिर सेकेंड एग्ज़ाम था। तो फिर उस दौरान मम्मी का साथ मिला, बहुत सपोर्ट की, पिलर के तरह मेरे साथ खड़ी रही और बोली नहीं बेटा, बाकी का भी सारा एग्ज़ाम तुमको देना है। और मैंने वो एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंप्लीट किया। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ और आज आपकी ये कहानी, ये जर्नी सुनकर वो बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि एक कामयाब इंसान के पीछे एक कहानी ज़रूर होती है। जी ज़रूर। बिना स्ट्रगल का कोई कामयाब बन ही नहीं सकता है। अगर स्ट्रगल ना होता तो शायद आप आज इस इंटरव्यू में ना होती। आज आप पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट के अंडर में एडिशनल ट्रेजरी ऑफिसर हैं, वो ना होती, और ये सफ़र ना होता, मैं समझता हूँ। तो एक और सवाल ये है कि 2023 में हम जी रहे हैं जी। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि मैं 12th के बाद बेटी की शादी कर दूंगा या ग्रेजुएशन फटाफट कर लो शादी कर दूंगा। अब लोगों का मिजाज बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही, लोग अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बहुत कम ससुराल वाले होते हैं जो अपनी बहुओं को पढ़ाना चाहते हैं। तो कितना मुश्किल रहा, क्योंकि 2018 में जैसा कि आपने कहा कि आप उस वक्त शादीशुदा थी, आपका एक बेटा भी था। तो शादी के बाद मैं समझता हूँ कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस जर्नी को आगे बढ़ाना। तो कितना सपोर्ट रहा और कैसे आपने एडजस्ट किया इस चीज़ को? जी, जब मेरी शादी हुई तो मैं एमकॉम के फर्स्ट ईयर में थी और शादी हुई, चूँकि मैंने बताया कि मम्मी और मैं अकेले थे, तो मम्मी को शायद लगा यही बेस्ट भी टाइम है जो शादी करा देनी चाहिए। मेरे ससुर गुलाम जिलानी साहब, आप जानते हैं उनको, बहुत ही प्रोग्रेसिव इंसान हैं। वो जब आए, मम्मी को अप्रोच किया, उनकी प्रोग्रेसिव बातें सुन के मम्मी को श्योर था कि चलो कुछ हो ना हो मेरी बेटी को पढ़ने में ये ज़रूर हेल्प करेंगे। उन्होंने ये वादा भी किया था कि हम पढ़ाएंगे आपके बच्चे को। जब शादी हुई तो मैंने सेकेंड ईयर पढ़ा और एग्ज़ाम भी वहीं से दिया। वो इतने ज़्यादा मेरे साथ सपोर्टिव थे कि जब ट्यूशन जाने का टाइम होता था तो वो बोलते थे जाओ बेटी तुम जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ हेल्प कर रहा हूँ किचन में। तो उनका सोच ये था, इतने ही प्रोग्रेसिव उन लोग हैं। मेरे इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको कि ये ऑडिट एंड वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट्स एग्ज़ाम जी ये दिया मैंने मेरे हस्बैंड के वजह से। अच्छा। मैं अपने आप को बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट मैं थी, तो मैंने बोला कि मैं ये कर नहीं पाऊंगी। वो सडनली किसी का रिजल्ट निकला था तो
तो वो आके बोले कि अरे मेरा एक फ्रेंड है, मुझे बोला कि तुम अपनी वाइफ को क्यों नहीं बोलते, वो पढ़ने में अच्छी है, कर सकती है, तो ये सब बात मत बोलिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो बोले अरे करिए ना। वो मेरे पीछे शायद 1 महीना लगे हुए थे अच्छा। कि ये वाला एग्जाम में आप बैठिए। बोले मैं कर ही नहीं पाऊंगी, आप लोग इतना एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने इस चीज़ को, जी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या रैंक क्या था आपका? जी मेरा रैंक 3rd था, 3rd रैंक पूरे पश्चिम बंगाल पूरे में? वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अच्छा। अकाउंट सर्विस के 2018 में मेरा 3rd रैंक था। ये तो बहुत बड़ी बात है कि पूरे वेस्ट बंगाल में इनका रैंक 3 था, और मैं समझता हूँ कि आप एक वाहिद महिला भी थी उस टॉप 3 में। जी जी, जी। मैं मुस्लिम में, मतलब मैंने टॉप किया टॉप था किया। अच्छा, मुस्लिम में आपने टॉप मेरे किया था साथ और और महिलाएं ऐसे थी। रैंक आपका 3 था। जी, जी। तो एक सवाल ये भी है कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई लड़की इस लाइन में, इस फील्ड में आना चाहती है, तैयारी करना चाहती हैं, तो क्या क्या आपने स्टडी मटेरियल इस्तेमाल किया था उस वक्त, और आज कितना चेंजेस आया है, और कैसे क्या क्या वो पढ़ें कि इस फील्ड में उनको कामयाबी उनको भी मिले? क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जब मैंने तय कर लिया कि हाँ मुझे अब ये एग्ज़ाम देना है, तो कॉलेज स्ट्रीट भाग के गई। वहाँ से तरुण गोयल, किरण पब्लिकेशंस और 2-3 जनरल स्टडीज़ की जो बुक है वो मैंने उठाया। और चूँकि मैं ट्यूशन्स देती थी उस टाइम में, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब मेरे लिए रोज़ की बातें थी, तो इनका नॉलेज था। ये सब पढ़ने के बाद जनरल स्टडीज़ पढ़ाई किया, और मेरा जो रिलेटेड सब्जेक्ट था कॉस्ट, अकाउंट्स, ये सब मुझे पढ़ना पड़ा, और मैंने इसका प्रीलिम्स मतलब एग्जाम दिया। आपका कॉमर्स बैकग्राउंड था? जी जी। अच्छा, तो फिर चूँकि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी इसलिए मेरा आर्ट्स में भी थोड़ा बहुत कमांड था। अच्छा। अगर वो नहीं पढ़ाती तो शायद कॉमर्स स्टूडेंट के लिए उस तरफ से एक पूरा हट जाते हैं ना। मतलब ऑडिट एंड अकाउंट्स में कॉमर्स स्टूडेंट ही जा सकते हैं या फिर कोई भी जा सकता है? नहीं, अगर MBA किए हुए हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जा सकते हैं। अच्छा। वरना इसका बेसिक एलिजिबिलिटी जो है आपको कॉमर्स स्टूडेंट होना होगा। कॉमर्स स्टूडेंट क्योंकि ये रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड ऑडिट है ना, तो हाँ, अगर आप अकाउंट्स का नॉलेज आपको नहीं होगा तो आप उस तरफ जाकर नहीं कर सकेंगे। हाँ। तो मेनली हम लोगों को पूरा फाइनेंशियल देखना पड़ता है एक ऑफिस का, जितना भी फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स को देखना पड़ता है, चाहे वो आपका आरजी कर जैसा बड़ा हॉस्पिटल हो, अच्छा। या फिर आलिया यूनिवर्सिटी के तरह यूनिवर्सिटीज़ हो। तो अगर एक ऑफिसर को अगर इसका नॉलेज नहीं होगा तो शायद उनके लिए मुश्किल हो आपका जाएगा। ऑफिस किस जगह पर है? मैं अभी बारीपुर ट्रेजरी में हूँ। अच्छा। तो एज एडिशनल ट्रेजरी ऑफिसर 1.5 साल से मैं वहाँ पे पोस्टेड हूँ। अच्छा, क्यों आना चाहिए लोगों को इस फील्ड में? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मैं लड़कियों को कहूँगी कि हाँ, पहले तो क्या होता था कि लड़कियाँ तो हिम्मत ही नहीं कर पाती थी कि मैं ये कर सकती हूँ, या शादी होने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाता था, गोल नहीं है, या शायद माइंड डाइवर्ट हो जाता था। लेकिन मैं ससुराल वालों को भी कहूँगी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ससुराल मिला, अल्लाह का शुक्र है। इतना सपोर्टिव मेरी सास, जो कि मेरे ससुर की तरह उतनी एजुकेटेड नहीं है, लेकिन जो सोच है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। अच्छा। मेरी बहू, उनको टेंशन रहता था कब रिज़ल्ट निकलेगा, कब होगा। मेरे हस्बैंड इतना सपोर्ट किए, वो मतलब रात में बच्चा जब सोता था, रोता था, तो वो देखना, मुझे सपोर्ट करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। मुझे लगता है कि अगर फैमिली वाले मोटिवेशन और एनकरेजमेंट देना तो जो बच्चे नहीं भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मैं खुद, अगर मुझे इतना मोटिवेशन और एनकरेजमेंट नहीं मिला होता तो मैं टीचर थी, बस वहीं रह जाती। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। तो इसलिए फैमिली वालों को मोटिवेशन हमेशा देते रहना चाहिए, बच्चों को एनकरेज करते रहना। कभी ये नहीं कहना है कि तुमसे नहीं होगा। मेरे घर वालों की तरह हमेशा यही कहना है कि तुमसे ही होगा। जब 2018 का प्रीलिम्स देके मैं निकली तो वहाँ पे बहुत सारे मुझसे बहुत एज में भी बड़े और जो लोग बहुत साल से अपीयर कर रहे, तो मेरी मम्मी को मैं बोली कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं नहीं दे पाऊँगी ये एग्ज़ाम। मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं? मैं एकदम पूरा 0 कॉन्फिडेंस हो गया सबको देखकर। लेकिन मम्मी बोली अरे किसी का तो निकलेगा, तो उसमें तुम भी तो हो सकती हो, क्या है, ट्राई करो। मेरे ससुर हमेशा, उनको ये था कि देखना बेटा तुम्हारा 1 से 10 के अंदर नाम आएगा। मैं सोचती थी अरे 1 से 10 क्या लास्ट में भी आ गया तो बड़ी बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने
इतना कुछ से नवाजा। तो इसलिए फैमिली का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। जी। और साथ साथ जो मतलब पढ़ने आपका वाले, हौसला अगर पस्त भी हो, कम भी हो, और फैमिली सपोर्ट करे तो बिल्कुल, आप कुछ भी कर सकते आप हैं। कुछ भी कर सकते हैं। और फिर क्या होता है ना, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती जी। है, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की भी जिम्मेदारी हो जाती है ना। अगर इन लोग इतना मुझ पे उम्मीद नहीं लगा के रखे होते तो शायद मैं भी नहीं करती। तो अपने गोल से कभी हटना नहीं चाहिए एंड हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कभी भी कुछ शुरू करते हैं और सोचते हैं कि ये हो जाए तो नहीं होगा, उसके लिए हमें बहुत जलना पड़ेगा, बहुत चलना पड़ेगा, तब जाकर हमें मंजिल मिलेंगे। मतलब सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। Exactly, ये भी एपीजे अब्दुल exactly. कलाम का ये भी एक लाइन Exactly. है। हाँ, तो एक और सवाल ये होगा कि हालांकि ये सवाल मुझे पहले करनी चाहिए थी, पर अक्सर इस तरह के इंटरव्यूज़ में ये सवाल पहले होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इस सवाल को आखिर में करूँगा। और जो इससे इम्पोर्टेंट जो सवाल मुझे लगते हैं, जैसा कि मैंने कहा टेक्नोलॉजी ने कितना ये किया, और भी दीगर सवाल जो थे, फैमिली से जो सपोर्ट आपको मिला, इस कामयाबी को आप किसे श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह ताला, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह का जितना एहसान मानो कम है कि आज अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मेरे पापा जिनका सपना था, आज काश वो होते देखने के लिए, तो बहुत खुशी होती उन्हें भी। मेरी मम्मी जो आज तक मेरे साथ एक मजबूत पिलर की तरह खड़ी रही, भाई बहन हर रिश्ते की तरह। उसके बाद एंट्री हुई मेरे ससुराल वालों की, जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेरे पापा की तरह सोच रखने वाले मेरे ससुर मिले मुझे। मेरी सास, मेरे हस्बैंड जो आज बोलते हैं मुझे यूपीएससी के लिए बैठ जाइए, कोई बात नहीं, आपको और टाइम दिया जाएगा। तो वो जो है ना, उन लोगों का बहुत सपोर्ट, बहुत साथ रहा। मेरी एक नंद है, हमेशा मुझे इंस्पायर करती रही, मोटिवेट करती रही। मेरे मामू, खाला, नाना, नानी, मेरा पूरा फैमिली, सब लोगों ने दुआएं की। और जिनका नाम छूट गया उसके लिए मैं माफ़ी इनकी तरफ से मांग लेता हूँ, क्योंकि ऑन कैमरा बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और फिर वीडियो देखने के बाद घर वाले सोचते हैं मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया। तो इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। बहुत शुक्रिया इसके लिए। जी। और एक बहुत कांस्टेंट सपोर्ट रहा मेरा, वो था मौलाना रोशन ज़मीर रिजवी का। मैंने पहले भी बताया, बहुत दुआएं की, बहुत हिम्मत दी, बहुत हौसला उन्होंने भी हमेशा मुझे दिया। पापा के साथ भी जब थे, पापा के बाद भी और आज तक भी, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम टीचर्स का जिन्होंने मुझे पढ़ाया शुरू से लेके आज तक का, साहेब अली सर, इस एग्ज़ाम के लिए मैंने उनसे काफ़ी कनेक्शन रखा, पूछा, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। तो मैं तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और पूरे फैमिली मेम्बर्स का। अच्छा, क्या बुक्स, वो सवाल स्किप हो गया था, क्या बुक्स आपने पढ़ा था, एक इन शॉर्ट क्या कहेंगे? प्रीलिम्स के लिए मैंने बताया जैसे कि आपको आर.एस. अग्रवाल मैंने पढ़ा था। और बहुत सारा MCQ गाइड सॉल्व्ड पेपर्स जो होता है WBANS के लिए, वो सब मैंने सॉल्व किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उससे हो गया। उसके बाद मेंस में इंग्लिश, हिंदी, ऑडिट, मैथ्स और करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स थे। यूट्यूब ने भी आपको काफ़ी, यूट्यूब तो मतलब मेरे लिए समझिए ऑल टाइम टीचर था। अच्छा। जब पढ़ रही हूँ मैं, ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, गूगल किया, ये सर्च कर रही हूँ तो यूट्यूब किया, ऑडिट में ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब में देखा। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी बहुत ही हेल्पफुल है। बस आज की जनरेशन के बच्चों को चाहिए कि ये पबजी और ये सारे चीज़ों से निकल कर उन्हें उसको सही चीज़ों में लगाना चाहिए। तब माँ बाप कभी नहीं बोलेंगे कि फ़ोन छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए अगर इंटरटेनमेंट और माइंड फ्रेश के लिए आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि एक और डेटा मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब में लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा एजुकेशनल चैनल हैं। आप चाहें तो उन्हें सब्सक्राइब करें, उन्हें देखें। हाँ, आप इंस्टाग्राम पे रील्स और फेसबुक वगैरह पे शॉर्ट्स वगैरह बिल्कुल देखें, आप, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए देखें। लेकिन अपना फोकस हमेशा एजुकेशन पे रखें, कुछ करने पे रखें। और एक आखिरी सवाल मैं ये करूँगा कि शादी के बाद ज़िम्मेदारी भी है, फैमिली की ज़िम्मेदारी, बच्चे की ज़िम्मेदारी, हस्बैंड की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी, इसके अलावा ऑफिस की ज़िम्मेदारी, कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, ये मैं बार बार बोलूँगी यही बात कि ये एक अकेली जो एस्पिरेंट है, इसके लिए अकेले की बस की बात नहीं है। मैं अगर ये बोलूँगी कि सब कुछ मैंने अकेले किया तो ये बिल्कुल गलत होगी। ये जिस फैमिली में आप जा रही हैं तो वो भी ये चीज़ सोचे कि ज़रूरी नहीं है कि बेटा या बेटी ही नाम रोशन कर सकते हैं, बहू भी नाम रोशन कर सकती है। अगर हम उनको वो एनवायरनमेंट दे, वो माहौल दे, वो आज़ादी दे, तो शायद बहू भी
आज अगर मेरे सास ससुर मेरे पर फ़ख्र करते हैं तो उन्होंने उस तरह से मुझे आज़ादी भी दी है। मैं समझता हूँ सास ससुर ने, ये पूरा सोसाइटी आप पर फ़ख्र पूरा करती सोसाइटी ये बात। और जी। कहीं ना कहीं बहुत सी नेगेटिव बातें आती हैं, लेकिन कितना ज़्यादा आप अफेक्टेड हो रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। आपको अपना माइंड को पूरा फोकस्ड रखना पड़ता है, जी। अदरवाइज आपको तो बहुत से लोग बहुत सी बातें कहेंगे। तो उस चीज़ से सुनकर भी मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद पीछे हट जाती हैं। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करते हैं और कई लड़कियों को लगता है कि वो प्रेशर में हैंडल नहीं कर जी। पा रही हूँ, या लोग मेरे बारे में बुरा कह रहे हैं तो मैं ये छोड़ दूँ, मैं उसी जगह सेट हो जाऊँ जैसा वो सोसाइटी चाहता है। लेकिन वही तो नहीं करना है। मेरे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है। बस मुझे कान बंद करके अपने कामयाबी की ओर बढ़ जाना है, और जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन तो सारे लोग ही आपके लिए ताली बजाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे थे एडिशनल ट्रेजरी ऑफिसर शगुफ्ता सिद्दीकी जी से, जिनकी जर्नी हमने सुनी, जिनकी कहानी सुनी, उनका स्ट्रगल हमने सुना, किस तरह उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया, किस तरह टेक्नोलॉजी ने उन्हें सपोर्ट किया, किस तरह यूट्यूब से उन्होंने पढ़ा और फिर स्टडी मटेरियल्स के बारे में भी उन्होंने बताया। कैसे देखते हैं इस स्टोरी को, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सवाल छूट गया है तो वो भी, अगर आप चाहते हैं कि वो सवाल मैं अपने अगले एपिसोड में अपने अगले गेस्ट से करूं, तो वो भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं कोशिश करूंगा उस सवाल को अगले गेस्ट से करने की। इस वीडियो को खूब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।